हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। हम इसके बारे में आज इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम राष्ट्रपति जो हैं वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत इनका एक प्रावधान है कि हमारे देश के एक राष्ट्रपति होंगे। और जो भाग 5 है हमारे संविधान का, उसमें आर्टिकल 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल हैं। ठीक है। अब आप आगे पढ़ सकते हो। राष्ट्रपति जो होता है भारत का राज्य प्रमुख होता है। ठीक। अब हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में 3 तरीके के जो सदस्य होते हैं वो पार्ट लेते हैं। अभी कौन-कौन से होते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें है सदन के, सबसे पहले देखा होगा आप, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं इसमें। नंबर 2, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य होते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज हो रहा है कि जहां पर द्विसदनीय विधायिका के मामले होंगे वहां पर राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भी हो इसमें शामिल होंगे। और साथ ही दिल्ली तथा पुदुचेरी, जो हमारा पांडिचेरी है, पुदुचेरी जिसको बोलते हैं, विधानसभा के उसके मनोनीत सदस्य भी इस राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। अब होता क्या है कि ये जैसे आप देख रहे हो, संसद के दोनों सदनों के न्याय सदस्य भी हैं, हमारे एमएलएज भी हैं, तो इनके जो वोट होते हैं उन सबकी एक वैल्यू बनाई जाती है। तो उस वैल्यू के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि एमएलए की जो वोट होती है उसकी जो वैल्यू होती है उसे निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, जो है राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य। इसको 1/1000 से क्या कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से एमपी की भी वोट की वैल्यू निकाली जाती है। तो जो हमारे एमपी होते हैं उनके वोट की वैल्यू जो होती है वो होती है सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य अपॉन संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या। आप चाहें तो इन वोट वैल्यूज को याद कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है, देख सकते हैं, वैसे कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो राष्ट्रपति का चुनाव जो किया जाता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तीन तीन तरीके के सदस्य इसमें पार्ट लेते हैं, जो हमने पहले देख लिया है। दूसरा, एमएलए और एमपीज के वोट की जो वैल्यू होती है वो हमने देख ली है। और तीसरा, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक है। बाकी और इसमें जो आपको पढ़ना है आप इसमें इजीली पढ़ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति अभी तक हुए हैं उनको किस तरीके से याद रखा जाए। तो मैं इसमें, आप पूरी तालिका देख पा रहे हैं जितने भी राष्ट्रपति हमारे देश के अभी तक हुए हैं। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे हम कि जो स्टार्टिंग में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 10 साल तक हमारे राष्ट्रपति रहे। उसके बाद राधा कृष्णन थे, जो 5 साल तक रहे। उसके बाद फिर हमारे जाकिर हुसैन थे, जो पहले मुस्लिम हमारे राष्ट्रपति थे, और वो 2 साल तक रहे। उसके बाद बीबी गिरी रहे। ठीक है, वो 5 साल तक रहे। फिर फखरुद्दीन अली अहमद, वो भी हमारे दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, वो 3 साल तक रहे। उसके बाद एन संजीवन रेड्डी रहे, फिर ज्ञानी जैल सिंह, फिर आर वेंकट रमन, फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, फिर के आर नारायणन, फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फिर श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो हमारी पहली महिला राष्ट्रपति रहीं। उसके बाद फिर प्रणब मुखर्जी और फिर रामनाथ कोविंद। इसमें कुछ ट्रिक मैंने बनाई है जिससे आप याद कर सकते हैं। देखिए, जो स्टार्टिंग के है वो तो आपको याद ही करने होंगे। जैसे राजेंद्र प्रसाद का आपको याद रहेगा कि वो 10 साल तक रहे। फिर राधा कृष्णन रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमारे दोनों मुस्लिम जो प्रेसिडेंट हुए हैं उन दोनों का टेन्योर जो रहा है वो 2 साल और 3 साल रहा है। जो पहले हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो सिर्फ 2 साल रहे हैं, और फिर जो हमारे दूसरे मुस्लिम प्रधान राष्ट्रपति रहे हैं, सॉरी, वो 3 साल रहे हैं। बस ये हमें 2 चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। तो राजेंद्र प्रसाद हैं, फिर राधा कृष्णन हैं, फिर जाकिर हुसैन हैं, फिर बीवी गिरी हैं, फिर फखरुद्दीन अली अहमद हैं। इसके बाद के जो राष्ट्रपति हैं उनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है संजीव, जिसको मतलब ड्रिंक एंड ड्राइव के चक्कर में उसे जेल हो गई थी, और फिर उस पे और उसकी फैमिली पे बहुत बड़ा, मतलब एक तरीके से संकट आ गया था। और उस टाइम में जो उसके बहुत ही निकट के दोस्त थे, शंकर, नारायण और अ, अब्दुल, उन तीनों ने उसकी मदद की थी और उसको ड्रिंक एंड ड्राइव केस में जो भी उस कार्रवाई होनी थी उन सबसे बचा लिया था।
तो आप इस स्टोरी को याद रख सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है। संजीव, संजीव से मतलब संजीवन रेड्डी है हमारे। उसके बाद उसको जेल हुई, मतलब ज्ञानी जैल सिंह है हमारे। उसके बाद भाई जब जेल बंदे को हो जाती है तो उसकी फैमिली पे और उस पर एक तरीके का संकट आ जाता है, तो आर वेंकट रमन, संकट को आप वेंकट रमन से रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया उसके 3 दोस्त थे जिन्होंने उसे बचाया। उस टाइम पे उन्होंने कुछ ऐसा नहीं देखा मैं मुस्लिम हूँ या मैं हिंदू हूँ, इस तरीके का कोई धर्म या उस तरीके का कुछ भी उन्होंने नहीं देखा। तो उसमें जैसे शंकर दयाल शर्मा, दूसरा जो नारायण था उसको आप याद कर सकते हैं हमारे प्रधान जो राष्ट्रपति हैं KR नारायण की तरह। और तीसरे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, उसके बाद के राष्ट्रपति आई होप आपको पता ही होंगे, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, फिर प्रणब मुखर्जी और फिर रामनाथ कोविंद। ठीक है, इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की है, जो हमारे निर्विरोध जो चुने गए हैं वो N संजीवन रेड्डी को चुना गया है। तो आई होप आपको ये जो निर्वाचन है इनका वो पूरा समझ आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आया है तो आप एक बार और इस जो मैंने आपको स्टोरी बताई है उसके थ्रू उसको याद कर सकते हैं। ट्रिक है, अच्छी है, कोई ऐसे हार्ड नहीं है। चलिए, अब राष्ट्रपति की अर्हताएं, शपथ एवं शर्तें देखते हैं। तो सबसे पहले निम्न अर्हताएं को पूर्ण करना चाहिए हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं। सबसे पहले भारत के नागरिक होने चाहिए वो, फिर 35 ईयर्स की आयु पूरी कर चुके हों, और फिर लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए वो अर्हित हों। ठीक। और सबसे बड़ी बात जो चौथे नंबर की कंडीशन है राष्ट्रपति पद के लिए वो ये है कि वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अब जब मैं ये कहता हूँ कि भाई आप वो किसी लाभ के पद पर ना हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री कि ये किसी भी लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये राष्ट्रपति पद के लिए अर्हक उम्मीदवार होते हैं। ठीक। लेकिन जब ये राष्ट्रपति मतलब चुने जाते हैं, निर्वाचित हो जाते हैं, तो इन्हें अपना वो जो इनका पद होता है उसको छोड़ना होता है अगर किसी लाभ के पद पर ये हैं। ठीक है। अब इसके अलावा क्या चाहिए, नामांकन के समय जो अर्हताएं हैं राष्ट्रपति पद के लिए, नामांकन के समय उन्हें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत होती है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर, बाकी मैं सब आप जो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं अपनी तरफ से, लेकिन जो मेन मेन है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ होती है वो हमारे आर्टिकल 60 में आती है। तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दिलाते हैं। यदि हमारे CJI अनुपस्थित हैं तो उस कंडीशन में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, जो सीनियर हमारे चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। अब हम चलते हैं राष्ट्रपति की पदावधि पर, उन पर लगने वाले महाभियोग पर, उनकी पद रिक्तता पर। तो अगर हम बात करते हैं जो पदावधि होती है राष्ट्रपति की वो 5 वर्ष तक होती है, और वो अपना जो सबसे मेन बात है वो अपना जो त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्हें हटाने का जो एक तरीका होता है वो महाभियोग होता है, आर्टिकल 61, जिसके अंतर्गत वो उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, अब आप अगर देखें तो हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति कितनी ही बार पुनः निर्वाचित हो सकता है, अर्थात कितनी बार भी राष्ट्रपति कोई व्यक्ति बन सकता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की, मतलब आर्टिकल 61 की। तो आर्टिकल 61 का जो प्रावधान है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर ही महाभियोग चलाया जाएगा। अब महाभियोग का क्या तरीका होता है वो एक छोटा सा डायग्राम है, आप उसको देख लें, आपको समझ आएगा। तो देखिए महाभियोग में क्या होगा, संसद के दोनों सदन है LS और RS। LS मतलब लोकसभा, आप देख पा रहे हैं, और दूसरा RS मतलब राज्यसभा। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए लोकसभा में लोगों ने 1/4 लोग अगर लिखित में नोटिस देते हैं कि भाई जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, तब ही ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी। मान लीजिए लोकसभा में स्टेप 1 ये है कि 1/4 लोग लिखित में नोटिस देते हैं कि भाई जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने हमारे संविधान में जो लिखा है उस चीज़ का उल्लंघन किया है। तो उसके बाद ही फिर आगे प्रक्रिया बढ़ती है स्टेप 2 के लिए। लेकिन स्टेप 2 और स्टेप 1 के बीच में 14 दिन का टाइम पीरियड होता है। ये टाइम पीरियड इसलिए भी होता है क्योंकि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाता है तो उनको 14 दिन पहले बताना होता है कि भाई हम आप पर महाभियोग की क्रिया लगा रहे हैं। ठीक है, इसलिए स्टेप 1 और स्टेप 2 के बीच में 14 दिन का गैप होता है। स्टेप 2 में क्या होगा,
पहले भाई नोटिस दे दिया लोकसभा में 1/4 लोगों ने लिखित में कि हाँ भाई उन्होंने उल्लंघन किया है, उनके ऊपर महाभियोग चलेगा। 14 दिन बाद जब वोटिंग होती है तो अगर 2/3 वोट होते हैं तो उस प्रस्ताव को लोकसभा से पास मान लिया जाता है और फिर उसको स्टेप 3 के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। स्टेप 3 में वो जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा में भी अगर 2/3 वोट उसके पक्ष में हो जाते हैं कि हाँ इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, तो राष्ट्रपति को तुरंत उनके पद से हटा दिया जाता है। ये पहला एक साइकिल है। दूसरे साइकिल में क्या है, सेम चीज है। अगर राज्यसभा से स्टार्ट होता है, ठीक है, राज्यसभा में अगर 1/4 लोग लिखित में नोटिस देते हैं तो फिर उसके 14 दिन बाद दो वोटिंग होगी राज्यसभा में, और अगर राज्यसभा में फिर वोटिंग के समय 2/3 वोट आते हैं प्रस्ताव में कि हाँ भाई इन्होंने उल्लंघन किया है संविधान का, तो फिर वो पास मान लिया जाएगा और फिर वो दूसरे सदन में लोकसभा में भेज दिया जाएगा, और लोकसभा में भी 2/3 वोट अगर उसको मिल जाते हैं तो उन्हें उसी टाइम से राष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां व कर्तव्य। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 7 शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के पास। सबसे पहली होती है कार्यकारी शक्ति, फिर विधायी शक्ति, फिर वित्तीय शक्ति, फिर न्यायिक शक्ति, फिर कूटनीतिक शक्ति, फिर सैन्य शक्ति, फिर आपातकालीन शक्ति। मैं एक एक करके सब आपको बताऊंगा, सब क्लियर करूंगा। ये एक तरीके का ऐसा बेस है जो मुझे लगता है कि इसे पढ़ने के बाद आप यूपीएससी के प्री को तो ईजिली आप क्वालिफाई कर लेंगे। इवन मेंस के लिए भी बहुत ही अच्छा एक आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। बहुत अच्छी एक तरीके से मटेरियल आपके पास, जो बेस मटेरियल होता है बहुत अच्छा आपके पास हो जाएगा। तो बाकी आप जान ही गए होंगे कौन सी बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप इस बुक का नाम जान गए हैं तो प्लीज़ लिख के बताएं मुझे कमेंट्स में। ठीक है, तो फिर अब सबसे पहले देखते हैं हम कार्यकारी शक्ति में, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स में आपको ध्यान रखना है, इसमें खास तौर पर जो नियुक्तियां की जाती हैं राष्ट्रपति द्वारा वो मेन होती हैं। जो एग्जीक्यूटिव, भाई ऑब्वियस है, एग्जीक्यूट जो करता है वो हमेशा जो किसी भी, चाहे मैं यूपीएससी की बात करूं या मैं चाहे सीएजी की बात करूं, मैं चाहे इलेक्शन कमीशन की बात करूं, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करूं, वो लोग ही जब कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं उसको ग्राउंड पे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तभी जाकर वो एग्जीक्यूटिव पावर्स में आती हैं। तो इसलिए एग्जीक्यूटिव पावर्स में मेन है जो राष्ट्रपति द्वारा जो चीज़ें नियुक्त की गई हैं। इसमें आप देख सकते हो भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य जो हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 4 आप देख रहे हो, ये प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं तथा वे उसकी प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। जो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियां होते हैं इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, और ये लोग इसके ही प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा जो महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, और साथ ही साथ उनके वेतन वगैरह भी राष्ट्रपति ही निर्धारित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 आप देख रहे हो, इसमें सीएजी जो भारत के महानियंत्रक बल लेखा परीक्षक होते हैं, दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और तीसरे जो अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं, साथ में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, साथ में जितने भी राज्यों के राज्यपाल होते हैं मतलब गवर्नर्स, और साथ ही फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, इन सब की नियुक्ति जो है वो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो आयोग होता है उस आयोग की नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति करते हैं। सबसे मेन पॉइंट जो है इनकी कार्यकारी शक्ति में वो यह है कि वे स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालते हैं। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालते हैं, जिसके लिए वो अपने प्रशासक नियुक्त करते हैं। ठीक है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे आते हैं नंबर 2 विधायी शक्तियां पर। विधायी शक्तियां में भी जिस तरीके से मैंने कार्यकारी शक्ति में आपको बताया कि उसमें नियुक्तियां मेन है, इसी तरीके से विधायी शक्तियां में एक तो विधेयक, जैसे साफ साफ हमें पता चल रहा है, साथ में 2+12 ये सदस्यों की संख्या है, और साथ ही में अध्यादेश। ठीक है, जो किसी भी नियम के लिए किसी कानून की जगह लगाया जाता है जब सदन नाकाम कर रहे हो। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है कार्यकारी शक्ति में नियुक्तियां हैं, और विधायी शक्तियां में अधिकतर विधेयक, 2+12 और अध्यादेश, ये चीजें।
कैसे? वो इस तरीके से, अगर आप विधेयक की बात करते हैं तो आपको पता ही है विधेयक से रिलेटेड क्या होता है। राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकते हैं विधेयक के लिए, जैसे बुलाई जाती है, कुछ समय के लिए उन्हें स्थगित कर सकते हैं, लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया नंबर 1। अब चलते हैं हम, नंबर 1 हो गया। अब चलते हैं, अब हम चलते हैं 2+12 की तरफ। 2+12 मतलब, अरे रुक जा भाई, हाँ, 2+12 का क्या मतलब था? वह साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, इनसे जुड़े जो जानकार व्यक्ति होते हैं उनमें से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। साथ ही जो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति होते हैं उनको लोकसभा के लिए मनोनीत करते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर आपका 8 है, उसमें है कि संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे आपके राज्यों की सीमा में अगर परिवर्तन हो, या नए राज्य का निर्माण की बात हो, या उससे संबंधी कोई विधेयक हो, या फिर भारत की संचित निधि से खर्च की बात अगर आती है, तो उसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है संसद को। ठीक है, इसके अलावा मैंने बोला था विधेयक के लिए, तो हमारा आर्टिकल 111 है। जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो फिर वो सबसे लास्ट की जो उसकी गाइडलाइन होती है उसके अकॉर्डिंग वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और राष्ट्रपति को उसमें 3 शक्तियां एक तरीके से दी हुई हैं। सबसे पहले वो विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकते हैं कि भाई ठीक है मैं पास करता हूँ, या फिर वो अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, मतलब वो वापिस नहीं करते हैं, और ना मतलब हाँ बोलते हैं ना ना बोलते हैं, वो उसको अपने पास रख लेते हैं। या फिर तीसरे में क्या है, वो विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं। लेकिन अगर संसद पुनः विधेयक पारित करती है तो राष्ट्रपति को उस पर सहमति देनी होती है। लेकिन इस विधेयक में धन विधेयक नहीं होगा, क्योंकि धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को दोबारा नहीं भेजा जाता। अगर राष्ट्रपति उसको हाँ बोलते हैं तो भी पास माना जाता है और ना बोलते हैं तो भी पास माना जाता है। ठीक है, उनको उसमें कोई शक्ति नहीं दी गई है। अब आप पॉइंट नंबर 10 भी देख रहे होंगे, ये भी विधेयक से रिलेटेड है। जिस तरीके से हमारा केंद्र में होता है संसद में, उसी तरीके से राज्य विधायिका द्वारा भी अगर कोई विधेयक को पास किया गया है तो राज्यपाल भी अगर चाहें तो उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। अब इसके अंदर भी 3 केस होते हैं राष्ट्रपति के पास। वो चाहे तो राज्य विधायिका का जो विधेयक है जिसे राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा हुआ है, वो इस विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। ठीक है, या फिर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर वो उसको वापस भेज सकते हैं कि भाई राज्यपाल को कह सकते हैं आप देखिए जरा इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, आप इस पर दोबारा से पुनर्विचार कीजिए। लेकिन इसमें मेन चीज़ ये है कि यदि जो हमारी राज्य विधायिका है जिसने विधेयक पारित किया है, वो अगर दोबारा उसको उसी तरीके से पास करके भेज देती है तो राष्ट्रपति उस पर बाध्य नहीं है कि वो उसको सहमति दे। वो चाहें तो फिर से उसको वापस भेज सकते हैं, या फिर बाकी जो 2 ऑप्शन हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रपति होते हैं वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगर संसद का सत्रावसान है तो उसके दौरान वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब अध्यादेश का क्या है वो मैं आपको अभी एक चित्र के थ्रू बताता हूँ। अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम इतना ही देख लेते हैं कि अध्यादेश भी जारी करते हैं वो अपनी विधायी शक्तियों के अंतर्गत, और साथ में वो सीएजी, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और इन सब की जो रिपोर्ट्स होती हैं उन्हें संसद के समक्ष रखते हैं अपनी विधायी शक्तियों के अंतर्गत। अब आगे आता है आपका जो तीसरी शक्ति होती है, वो होती है उनके पास वित्तीय शक्तियाँ। जैसे नाम से बिल्कुल स्पष्ट है, वित्तीय मतलब बजट से रिलेटेड। बजट हुआ, धन हुआ, अनुदान मतलब ग्रांट हुई, और आकस्मिक निधि। ठीक है, इनसे रिलेटेड है उनकी वित्तीय शक्तियाँ। तो नंबर 1 जो आर्टिकल 110 में हमारा धन विधेयक है, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2 जो हमारा केंद्रीय बजट है, राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखते हैं। नंबर 3 अनुदान जो ग्रांट होती है उसकी कोई भी अगर मांग है तो उसकी सिफारिश जो है वो राष्ट्रपति करेंगे। अगर राष्ट्रपति उसकी सिफारिश नहीं करते तो वो नहीं किया जा सकता। नंबर 4 जो हमारा आर्टिकल 267 में है, आकस्मिक निधि। ठीक है, जो हमारे बिल्कुल कहते हैं ना इमरजेंसी में जो काम आती है, जैसे 500 करोड़ है इसकी जो वैल्यू है इस समय, तो आकस्मिक निधि से भी अगर कोई व्यय करना है तो उसके अग्रिम भुगतान की व्यवस्था जो है वो सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं।
इसके अलावा केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए वो 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो आपने जिस तरीके से विधायी शक्तियां में देखा, कार्यकारी शक्ति में देखा, उसी तरीके से वित्तीय शक्तियों में भी आपको ध्यान रखना है। वित्तीय मतलब बजट, धन, अनुदान, आकस्मिक निधि। ठीक है, धन विधेयक आर्टिकल 110, केंद्रीय बजट आर्टिकल 112, आकस्मिक निधि आर्टिकल 267, 267। ठीक है, और फिर अनुदान जो ग्रांट होती है वो आपका उनकी राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं होती है। अब अगली शक्ति होती है उनके पास न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों में आपका आपका होता है वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनकी भी वो करते हैं, नियुक्ति करते हैं। उसके अलावा जितने भी और जज होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट में, उन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं उन सबकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ये मैंने आपको कार्यकारी शक्ति में बताया भी है कि जो हाई कोर्ट है उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे राष्ट्रपति के पास पार्डन की शक्ति है। मतलब किसी भी जो दंड देश है उसको निलंबित कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, क्षमादान कर सकते हैं, राहत दे सकते हैं, माफ़ी प्रदान कर सकते हैं। इसे भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पार्डन वाले इस पार्ट को भी। ठीक, अब चलते हैं हम जो अगली शक्तियां हैं वो कूटनीतिक शक्तियां हैं। कूटनीतिक मतलब डिप्लोमेटिक पावर्स। जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते जो होते हैं वो हमेशा राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। जबकि ये मेंशन है कि संसद की अनुमति अनिवार्य है, तभी राष्ट्रपति के नाम पर या राष्ट्रपति द्वारा कोई अंतर्राष्ट्रीय संधियां की जा सकती हैं। ठीक है, जैसे अधिकतर प्रधानमंत्री करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संधियां, लेकिन उस प्रधानमंत्री जो है पहले वो संसद की अनुमति लेते हैं, तब उस चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, आगे क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं उनके मामलों में भारत का नेतृत्व करना। ठीक है, और जो कूटनीतिज्ञ होते हैं, जैसे हमारे राजदूत हुए, एम्बेसडर्स जो होते हैं हमारे, उच्चायुक्त हुए, हाई कमिश्नर्स हुए, उनको हम दूसरी कंट्रीज़ में भेजते हैं, दूसरी कंट्रीज़ वाले हमारे यहाँ आते हैं, उनका स्वागत, वो सब जो है वो हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं। अब हमारी अगली शक्तियाँ हैं उनकी सैन्य शक्तियाँ, मिलिट्री पावर्स। भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है, इनके जो प्रमुख होते हैं उन सबकी नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो सैन्य शक्ति में है वो ये है कि राष्ट्रपति युद्ध या इसकी समाप्ति, कि भाई युद्ध स्टार्ट हो गया या युद्ध खत्म हो गया, इसकी समाप्ति की घोषणा जो वो राष्ट्रपति करते हैं। ये बात अलग है कि वो पहले संसद की अनुमति लेते हैं, उसके बाद इसकी घोषणा करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आती हैं आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स में क्या है, राष्ट्रपति को 3 तरह की इमरजेंसी पावर्स मिली हुई हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल, जो आर्टिकल 352 में आता है, 352। फिर राष्ट्रपति शासन, जो आर्टिकल 356 में आता है, उसका एक पार्ट आर्टिकल 365 में भी आता है। और फिर तीसरी है वित्तीय आपातकाल, जो आर्टिकल 360 में आता है। 360 जो आर्टिकल है ये अभी तक एक बार भी भारत में नहीं लगा है। मतलब वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब होता है कि अगर आक्रमण हो जाए हमारे देश पर, जैसा कि नाम से ही साफ है, राष्ट्रीय आपातकाल मतलब पूरे राष्ट्र के लिए आपात है। ठीक है, तो राष्ट्र के लिए आपात है मतलब कोई दूसरा राष्ट्र हमारे राष्ट्र पर आक्रमण कर दे, हमारे राष्ट्र के साथ युद्ध कर ले। ठीक है, या फिर कहीं पे शस्त्र के साथ विद्रोह हो जाए, तो उस समय पे राष्ट्रपति क्या अगर चाहें तो वो आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। दूसरा है हमारा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का मतलब जैसे देश में दंगे हो जाएं, ठीक है, या फिर 144 जैसे लग जाए धारा, या फिर और बतेरे सारे प्रावधान हैं जो हमारी सीमाओं के अंदर ही, हमारे स्टेट्स में ही राष्ट्रपति शासन द्वारा लगाए जाते हैं। तीसरा है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 है। 360 के अंतर्गत एक बार भी अभी तक नहीं लगा है। उसका मतलब यही है कि अगर फाइनेंस की हमारे देश में कमी हो जाती है तो उस समय राष्ट्रपति चाहें तो इसको घोषित कर सकते हैं। अब हम चलते हैं राष्ट्रपति की विट्टो शक्ति के पास। जो राष्ट्रपति की विट्टो शक्तियां हैं उनके पास चलते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में विट्टो शक्ति होती है। देखिए, जैसे आपको पता है कि अगर कोई विधेयक पास होता है संसद में तो सबसे आखिरी स्टेज में वो राष्ट्रपति के पास जाता है। और आर्टिकल 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां थी जो मैंने आपको बताई थी। या तो वो उसको विदहोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, या उसको वो आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है,
विदहोल्ड कर सकते हैं, मतलब हाँ दे सकते हैं, या फिर उसके ऊपर वो कोई निर्णय नहीं ले सकते, ना हाँ या ना, या फिर वो उसे वापस भेज सकते हैं दोबारा पुनर्विचार के लिए। लेकिन पुनर्विचार के बाद अगर वो आता है तो फिर उन्हें मानना पड़ेगा ही पड़ेगा, उनके लिए वो बाध्य हो जाता है। आर्टिकल 111 में मैंने पहले भी आपको ही बताया है। तो उसी उसमें क्या है कि राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में हमारी विटो शक्तियां होती हैं। उसी चीज को अब हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है आत्यांतिक विटो, जो आर्टिकल 111 में होता है आत्यांतिक विटो। इसमें क्या है, संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास वो सुरक्षित रख लेते हैं, मतलब हाँ हाँ कर लेते हैं लेकिन विदहोल्ड करके रख लेते हैं। ठीक है, अपने पास रख लिया उन्होंने। ठीक है, जैसा इसमें एक उदाहरण भी है जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं, राजेंद्र जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पीईपीएसयू विनियोग विधेयक पर अपना निर्णय रोक कर रखा था। जैसे आर वेंकट रमन द्वारा भी संसद सदस्य वेतन भत्ते और पेंशन विधेयक को रोक कर रखा गया था इस तरीके से। दूसरी जो हमारी राष्ट्रपति के पास बीटो पावर है उसमें आता है निलंबनकारी बीटो। निलंबनकारी बीटो का मतलब होता है वापस लौटाना, कि भाई पुनर्विचार करो इसके ऊपर। इसमें क्या है कि जब किसी विधेयक को संसद को वो पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं तो वो उस संशोधन में बदलाव करे या ना करे वो वापिस उसको राष्ट्रपति के पास भेजती है। तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी होता है। मतलब फिर दोबारा अगर वो वापिस संसद भेज देती है उस विधेयक को राष्ट्रपति पर, तो राष्ट्रपति को वो उस पर अपनी सहमति देनी होती ही है। ठीक है, इसका मतलब एक ये भी है कि अगर राष्ट्रपति के इस वीटो को उस विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है। कहने का मतलब, अगर साधारण बहुमत का मतलब है 50% प्लस 1 प्रेजेंट एंड वोटेड। ठीक, इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति की जो बिट्टो है उस पावर को अगर खत्म करना है, निलंबनकारी बिट्टो पावर को अगर खत्म करना है, तो करना क्या होगा, जिस विधेयक को उन्होंने वापिस भेजा है सदन में उस विधेयक को साधारण बहुमत, साधारण बहुमत का मतलब हो गया 50% प्लस 1, जितने लोग आए हुए हैं जितने लोगों ने वोट किया है उसके 50% प्लस 1 अगर वोट मिल जाते हैं उस विधेयक को तो वो पुनः पारित मान लिया जाएगा, और पुनः पारित होते ही वो दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा, और इस बार राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी होगी ही। तो अगर चाहें तो निलंबनकारी बिट्टो को निरस्त किया जा सकता है। किस तरीके से, 50% प्लस 1 वोटिंग के थ्रू। ठीक है, अब राष्ट्रपति धन विधेयकों के मामले में इस बिट्टो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक, क्योंकि धन विधेयक को उनकी सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, अब हम चलते हैं आगे पॉकेट बिट्टो के पास। पॉकेट बिट्टो में क्या है, राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई सहमति देता है न अस्वीकृति करता है। जो हमारा पहला था आत्यांतिक बिट्टो, उसमें वो हाँ बोलते थे और अपने पास रख लेते थे, लेकिन पॉकेट बिट्टो में वो ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं और वो अपने पास रख लेते हैं, वो भी अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देते हैं। ये हमारी पॉकेट बिट्टो में आता है। इसका एक उदाहरण भी है। इसका उदाहरण ये है कि 1986 में जो हमारे राष्ट्रपति जैल सिंह थे, उन्होंने जो हमारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में था, उस जो विधेयक था उसे इसी बिट्टो का प्रयोग करके उन्होंने रख लिया था अपने पास। ठीक है, बाकी आप और जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं पढ़ सकते हैं, आपके लिए अच्छी हैं, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जो मेन है वो मैं आपको बताया जा रहा हूँ। इसमें एक राज्य विधायिका पर भी एक राष्ट्रपति का बिट्टो पावर लगता है। जिस तरीके से आर्टिकल 111 के अंतर्गत ये 3 हमने बिट्टो पावर पढ़ी हैं अपने राष्ट्रपति की, उसी तरीके से राज्य के मामलों में भी राष्ट्रपति को आर्टिकल 200 के अंतर्गत ये दी गई हैं, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके अंतर्गत क्या है कि जो राज्य, इसके अंदर मैंने बताया था कि जिस तरीके से राष्ट्रपति को 111 के अंतर्गत ये सारी शक्तियाँ होती हैं, उस तरीके से ही जब कोई राज्य के मामले में राज्यपाल को भी इसी तरीके की शक्तियाँ होती हैं जो आर्टिकल 200 के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ। जो अध्यादेश मैंने पहले आपको बोला था, बाद में इसमें डिस्कस करते हैं। तो अध्यादेश जो आता है वो हमारे आर्टिकल 1, 2, 3 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि इन अध्यादेशों का प्रभाव और शक्तियाँ जो होती हैं वो संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होती हैं, परंतु ये प्रकृति में अल्पकालीन होती हैं, मतलब एक छोटे समय के लिए लगाई जाती हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ सीमाएं हैं। जैसे नंबर 1, यह संसद के दोनों अथवा दोनों में से किसी एक भी सदन का सत्र न चल रहा हो तभी ये लगाई जाती है। क्योंकि आपको पता है विधेयक जो है वो दोनों सदनों द्वारा ही पारित होगा,
तो या तो दोनों ही सदन में से कोई नहीं चल रहा, या फिर एक भी सदन अगर नहीं चल रहा, तो ये हमारा जो अध्यादेश होता है ये हम राष्ट्रपति चाहें तो उसको जारी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, ये तभी जारी कर सकते हैं जब ऐसा लगे कि भाई परिस्थितियां ऐसी हैं कि तत्काल कार्यवाही करनी जरूरी है। ठीक है। फिर इसमें एक निर्णय हुआ था आर्टिकल 44वें संविधान संशोधन द्वारा। उसमें क्या कर दिया गया था कि राष्ट्रपति जो ये हमारा अध्यादेश जारी करते हैं, उसको राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव के आधार पर न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। मतलब अगर किसी को लगता है कि हाँ, ये जो इन्होंने अध्यादेश जारी किया है ये ठीक नहीं है या ये सद्भाव में नहीं है, तो वो इस पर न्यायिक चुनौती उनको दे सकते हैं। ये संविधान संशोधन 44वां जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसके अकॉर्डिंग ये प्रावधान हो गया था। ठीक है। अब इसके अलावा अध्यादेश जो हमारा होता है वो केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। ये सबसे मेन पॉइंट है। ठीक है। अब देखते हैं कि भाई ये होता कैसे है। चलिए देखते हैं। राइटिंग थोड़ी सी ऐसी लिखी हुई है, कोई वो नहीं है। तो जब संसद का सत्रावसान होगा, मतलब दोनों में से कोई सदन भी कार्य में ना हो या एक भी ना हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब अध्यादेश जारी करने का मतलब क्या होता है? अध्यादेश जारी तो हो गया। अब अध्यादेश जारी करने के बाद क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो अध्यादेश जारी किया गया है राष्ट्रपति द्वारा। अब इसमें 3 केस होंगे। या तो अध्यादेश पारित कर दिया जाएगा, जो केस नंबर 1 है। तो अगर अध्यादेश पारित कर दिया जाएगा संसद के दोनों सदनों द्वारा, तो वो तुरंत कानून बना दिया जाएगा। नंबर 2 क्या है कि अगर अध्यादेश का निर्नुमोदन हो जाता है, मतलब मना कर दिया जाता है दोनों सदनों द्वारा कि नहीं भाई, ये अध्यादेश बिल्कुल भी किसी लायक नहीं है, या मतलब ये नहीं लागू होना चाहिए, तो अध्यादेश उसी समय समाप्त हो जाता है। ठीक है। और इस केस में 6 सप्ताह की अवधि से पहले ही समाप्त हो जाता है। वैसे मिनिमम 6 सप्ताह की अवधि तक इसको रखा जाता है, लेकिन वो तीसरे केस में रखा जाता है। भाई नंबर 1, अगर अध्यादेश पारित कर दिया तो तुरंत कानून बन गया। नंबर 2, अध्यादेश को मना कर दिया गया दोनों सदनों द्वारा, तो क्या हुआ, वो अध्यादेश तुरंत समाप्त हो गया। और नंबर 3 जो केस है कि भाई कोई कार्यवाही नहीं की, मतलब संसद के दोनों सदनों ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की, तो इसमें क्या होगा, संसद की दोबारा बैठक के 6 सप्ताह बाद अध्यादेश समाप्त कर दिया जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब, संसद ने उसके ऊपर अगर कोई कार्यवाही नहीं की, ना तो उस पर हाँ बोला अध्यादेश ठीक है, या फिर ना उसको मना किया, तो जो संसद की जो पहली बैठक में तो संसद ने कुछ नहीं बोला, कोई कार्यवाही नहीं की, लेकिन अब जो दूसरी बैठक होगी, उस दूसरी बैठक में 6 सप्ताह बाद, उस दूसरी बैठक के 6 सप्ताह बाद अध्यादेश ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें देखूं तो आपको पता होगा कि संसद की 2 बैठकों के बीच में जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 6 महीने का होता है। ठीक है। और दूसरी बैठक के 6 सप्ताह बाद अध्यादेश को समाप्त कर दिया जाता है। तो अगर किसी अध्यादेश की मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू अगर बताऊं, तो वो 6 महीने, जो हमारे संसद की किन्हीं 2 बैठकों के बीच मैक्सिमम समय होता है, 6 महीने प्लस 6 सप्ताह, जो दूसरे सप्ताह बाद उसको, जो दूसरी बैठक के 6 सप्ताह बाद वो समाप्त हो जाएगा। तो ये उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है, 6 माह प्लस 6 सप्ताह, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। छोटा सा चित्र है, आप एक बार फिर से देख सकते हैं खुद से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक सबसे मेन चीज़ और है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, वो आर्टिकल 352 में वर्णित राष्ट्रीय आपातकाल से उसका कोई संबंध नहीं होता है। मतलब राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह न होने की स्थिति में भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आर्टिकल 352 लगेगा तभी वो अध्यादेश जारी करेंगे, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। बाकी आप और इसमें पढ़ सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति आर्टिकल 72 के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, इसमें चलते हैं। नंबर 1, क्षमा, पार्डन। पार्डन में क्या किया गया है, पार्डन में राष्ट्रपति पूर्णतः मुक्त कर देते हैं जो भी उसको दंड या बंदीकरण जो भी मिला हुआ है, उससे जो हमारा अपराधी है उसको पूर्णतः मुक्त कर देते हैं। ठीक है। दूसरा आता है हमारा लघुकरण और परिहार। ये जो 2 और 3 नंबर है, लघुकरण और परिहार, ये दोनों बहुत क्लोज है, इनमें बस एक छोटा सा अंतर है। लघुकरण का मतलब क्या होता है कि जो मृत्यु दंड है उसको क्या करते हैं, वो परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। वो क्या करेंगे, उसको किसी दूसरे उसमें परिवर्तित कर देंगे। ठीक है।
लेकिन जो परिहार होगा उसमें जो दंड मिला हुआ है उसे परिवर्तित नहीं किया जाएगा, जबकि उसकी अवधि को कम कर दिया जाएगा। मतलब लघुकरण में अगर किसी को मृत्युदंड मिला हुआ है तो उसे बदल दिया जाएगा, मृत्युदंड को बदल दिया कारावास में, ठीक है। परिहार में क्या है कि अगर किसी को मान लो कोई दंड मिला हुआ है, किसी को 20 साल की सजा मिली हुई है, तो उसको दूसरे उसमें ना बदल कर परिवर्तित नहीं किया जाएगा, लेकिन उसकी सजा को 20 साल से कम कर दिया जाएगा, 10 साल 2 साल जो भी उनका मन है उस तरीके से उसको कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा आता है विराम। विराम में क्या है कि इस ये तभी लागू होती है जब कोई विशेष परिस्थिति हो, जैसे शरीर में अपंगता है या फिर गर्भावस्था है, तो उस रूप में हमारे राष्ट्रपति चाहें तो सजा को इन मामलों में कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा जो सबसे मेन है वो है प्रविलंबन। इसका अर्थ क्या है कि किसी दंड, विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना। इसका उद्देश्य है दोषी व्यक्ति का क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप परिवर्तन की याचना के लिए समय देना। जैसे आपने देखा होगा जो कसाब है या फिर जो और जो हमारे रेपिस्ट थे पीछे, वो सब लोग क्या करते थे, इसी काम को करते थे कि वो लोग राष्ट्रपति को क्षमा याचना लिखते थे कि हाँ ठीक है हमसे गलती हो गई। तो उस मामले में राष्ट्रपति अस्थायी रोक लगा देते हैं उनके मृत्युदंड पर। वो जो आता है वो प्रविलंबन के अंदर ही आता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ठीक है, इसमें कि ये जो भी बुक है आपको इसका नाम पता होगा बुक का, इसमें जो मेन मेन है मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके अलावा आप और भी कोई चीज़ आपकी है जो आपको पूछना है, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो भी मैटर है इसमें आप पढ़ सकते हैं। जो मुझे मेन लगा, अच्छा लगा, सही लगा, वो मैंने आपको पढ़ा दिया और लगभग लगभग ये आपका पूरा राष्ट्रपति टॉपिक कवर हो गया है, ठीक है। ओके, अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जय हिंद, जय भारत।